नरसंहार में पीड़ितों की आवाज जो दशकों तक दबा कर रखी गई। संभल के अंदर नरसंहार किया था। उस समय की सरकारें मौन थी। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी हत्यारों को बचाने का काम करती थी। कर्फ्यू लगते थे, शहरों में दंगे होते थे, आप तमाशा देखते थे। चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता। उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। आस्तीन के सांप हैं दर्शकों, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। अब सबका हिसाब होगा। उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। कुएं जो मिल रहे हैं, क्या रातों रात खोद करके और फिर से उसके ऊपर मिट्टी डाल के वहां पेड़ उगा दिए गए? क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल एक ऐसा शहर जहां कभी आबादी का संतुलन अलग हुआ करता था। वहां 45% हिंदू आबादी रहती थी, जो आज घटकर 15 से 20% रह गई है। और आज 47 साल बाद भी कई परिवार अपने परिवारजनों के साथ हुए नरसंहार के लिए न्याय खोज रहे हैं। इसलिए योगी ये कहते हैं, जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। संभल एक सच्चाई है, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं, आकर देखे कि क्या हुआ था संभल में। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 1978 वो साल जिसे संभल के कई परिवार आज भी नहीं भूल पाए हैं। दंगे हुए, दुकानें जली, घर उजड़े और कई परिवार अपना सब कुछ खो बैठे। इन्हीं में से एक था रस्तोगी परिवार। संभल वो शहर है जिसकी दीवारें भी गवाही देती हैं कि वहां क्या क्या हुआ था। एक शहर जो बहुत कुछ कहता है, लेकिन कई दशक तक किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। जनसंख्या बदली, गलियां बदली, माहौल बदला, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली, उस नरसंहार में पीड़ितों की आवाज जो दशकों तक दबा कर रखी गई। दंगे हुए, अत्याचार हुए, लोग उजड़े, लेकिन उस समय की सरकारें मौन थीं। वहां के लोग बताते हैं कि सत्ता में बैठे लोग केस की फाइलें दबाकर रखते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि अब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो एक लाइन पर चलती है, अपराधी चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, कानून से बच नहीं सकता। संभल में पुरानी फाइलें फिर से खुल रही हैं। 47 साल पुराने केस दोबारा उठाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने शहर को डर में धकेला था, जिनकी वजह से कई परिवारों को अपना घर, अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ी, अब उन्हीं लोगों की तलाश शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 के सांप्रदायिक दंगे की खौफनाक यादें आज भी एक परिवार को रुला रही हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे कपिल रस्तोगी गुरुवार को अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ बहजोई पहुंचे और डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया के सामने 47 साल पुराना खून का हिसाब मांगने लगे। कपिल के मुताबिक नखासा थाना क्षेत्र में उनके दादा राम शरण रस्तोगी की दुकान पर दंगाइयों ने हमला बोल दिया था। लूटपाट, आगजनी के बाद विरोध करने पर उनके दादा पर चाकुओं से हमला किया गया। फिर शव को तराजू के पल्लों से बांधकर पास के कुएं में फेंक दिया गया। 3 दिन बाद पुलिस ने जब शव निकाला तो शरीर पर दर्जनों चाकुओं के घाव और पैरों में लोहे की कील से टूटे निशान थे। उनके पिता ने 30 मार्च 1978 को मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन ना कार्रवाई हुई, ना मुआवजा मिला। फिर 2005 में दंगाइयों की धमकियों से तंग आकर पूरा परिवार संभल छोड़कर दिल्ली आ गया। 2018 में पिता का निधन हो गया, लेकिन आज भी परिवार डर के साए में जी रहा है। बताया जा रहा है कि कपिल रस्तोगी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर कुछ मांगे रखी हैं, जिसमें कहा गया है कि 1978 की हत्या की फाइल दोबारा खोली जाए, दोषी दंगाइयों की पहचान कर सजा दी जाए,
जिस कुएं में शव फेंका गया था उस पर अवैध रूप से बनी मजार हटाई जाए, साथ ही कुएं की खुदाई कराई जाए और उसे स्मारक बनाया जाए। चौराहे पर उनके दादा का नाम रामशरण रस्तोगी के नाम पर रखा जाए। परिवार को संभल में फिर से बसाने के लिए घर और आर्थिक सहायता दी जाए और सारी पुरानी एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी दी जाए। इस पर डीएम साहब ने बताया कि कपिल रस्तोगी की शिकायत गंभीर है, उसी कुएं की खुदाई का काम शुरू करा दिया गया है। सभी शिकायतों की जांच करा रहे हैं, जांच के बाद ही उचित कार्रवाई होगी। दर्शकों, यह वही कुआं है जिसकी खुदाई बुधवार को प्रशासन ने शुरू कराई थी। लंबे समय से बंद पड़े इस कुएं की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। इस कुएं के बारे में स्थानीय लोगों का दावा है कि यह कुआं कई दशक पहले बंद कर दिया गया था। साथ ही वर्षों से इसको लेकर आरोप भी चर्चाओं में रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कुएं में परचून व्यापारी राम शरण रस्तोगी की हत्या के बाद उनके शव को तराजू बाट के साथ बांधकर फेंका गया था। यह कुआं संभल कोतवाली क्षेत्र की एकता पुलिस चौकी महमूद खां सराय स्थित मुख्य बाजार में है। संभल हिंसा की बरसी यानी 24 नवंबर को जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने क्षेत्र का निरीक्षण किया था। कुएं के ठीक सामने अकबरपुर मंडी में मृतक राम शरण रस्तोगी के भतीजे सुशील रस्तोगी की दुकान है, जिनसे अधिकारियों ने बातचीत की थी, जिन्होंने बताया कि 1978 के दंगों में उनके ताऊ की निर्मम हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था और शिकायत के आधार पर डीएम और एसपी ने सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और पालिका ईओ डॉक्टर मणिभूषण तिवारी को कुएं की खुदाई के निर्देश दिए थे। दर्शकों, हमने पहले भी आपको कई बार बताया है कि संभल सिर्फ शहर नहीं, एक केस फाइल बन चुका है और वो फाइल अब योगी के हाथों में है। बीते वर्ष हुई हिंसा के संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग 450 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर को हुई हिंसा का जिक्र है, बल्कि संभल के इतिहास में हुए दंगों की संख्या और उन दंगों के दौरान क्या क्या हुआ, इसका भी विवरण दिया गया है। विस्तृत रिपोर्ट में संभल में हिंदुओं की घटती आबादी का कारण भी बताया गया है और दंगों की साजिशों का भी जिक्र है। 24 नवंबर 2024 को संभल की मस्जिद में सर्वे करने के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। संभल में हिंसा पर न्यायिक जांच रिपोर्ट में डेमोग्राफी में परिवर्तन का भी जिक्र है। जहां कभी 45% हिंदू आबादी रहती थी, आज घटकर 15 से 20% रह गई है। इसी क्रम में संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा के खिलाफ 2 नई एफआईआर दर्ज की गई हैं। ये मामले एसआईटी प्रभारी रजनीश कुमार की तहरीर पर नखासा थाने में दर्ज किए गए हैं। शारिक के खिलाफ यह कार्रवाई 25 अक्टूबर को बीएनएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश ना होने के कारण की गई है। पुलिस के अनुसार शारिक साठा लगातार फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिशें दी गई, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। इससे पहले भी उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके थे। अदालत ने उसकी संपत्ति कुर्की की उद्घोषणा भी की थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुआ। एसआईटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि शारिक की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शारिक साठा वर्ष 2020 से भारत से फरार है। दिल्ली की जेल से छूटने के बाद उसने फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई का रास्ता लिया था। नखासा थाना क्षेत्र के हिंदूपुरा खेड़ा स्थित उसके मकान पर ताले लटके हुए हैं। नखासा थाना पुलिस और एसआईटी ने अब उसकी गिरफ्तारी तेज करने के साथ कानूनी कार्रवाई और सख्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शारिक साठा को भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर बताया जाता है, जो प्रति वर्ष लगभग 300 गाड़ियां चुराता था। संभल हिंसा की बरसी पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने उसके खिलाफ परमानेंट वारंट और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की बात कही थी।
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि शारिक साठा को बाहर से कौन लोग मदद पहुंचा रहे हैं और वो लगातार कैसे छुपा हुआ है। पुलिस का कहना है कि शारिक की गिरफ्तारी तक यह अभियान जारी रहेगा। दर्शकों, जैसे कि मैंने कहा कि योगी कहते हैं संभल एक सच्चाई है, संभल आस्था का प्रतीक है, लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने संभल के साथ में पाप किया था, उनको उन पापों की सजा जरूर मिलेगी। वो कौन लोग हैं जिन्होंने संभल को विकास से वंचित किया था, उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो क्या कारण थे कि वहां से हिंदुओं को भागना पड़ा? 45% से 15 से 20% रह गए। क्या कारण थे? ऐसा क्या हो गया था? यह परिवार जो पहुंचा है, जिसने यह बताया है कि क्या हुआ था, अब दोबारा से फाइलें खुलेंगी। 450 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो पहले ही योगी आदित्यनाथ के पास में है, यानी योगी को पता है क्या हुआ था। इसीलिए वो कहते हैं हम तो यही चाहते हैं, जो हमारा था हमें मिल जाना चाहिए। देखिए दर्शकों, जैसे कि मैंने बताया, योगी एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं, जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। संभल एक सच्चाई है, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे, दुनिया को बोलेंगे भगवान ने जिसको आंखें दी हैं आकर देखे क्या हुआ था संभल में। ये योगी कह रहे हैं और बाबा ये कह रहे हैं संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली जिन्होंने 46 वर्ष पहले संभल में नरसंहार किया था? इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कि हमारे 5000 वर्ष पुराने पुराणों में भी संभल का उल्लेख है। कब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज मौजूद है। और इसलिए योगी ये कहते हैं हमने तो वही कहा है, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए। सुनिए क्या कह रही हो। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। दर्शकों, इसके अलावा बाबा ये कहते हैं कि जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल को विकास से वंचित किया था उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आजादी के बाद संभल के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने क्या पाप नहीं किया? ये पूछ रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के मुखिया हैं। संभल में कांग्रेस सामूहिक हत्या करवाती थी और सपा उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी। अब सबका हिसाब होगा, ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ का। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जिन लोगों ने संभल के साथ पाप किया था उनको उसके पाप की सजा मिलेगी। जिन लोगों ने भी संभल के विकास से वंचित किया था उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो लोग संभल को दंगाग्रस्त करते थे, जो लोग सनातन धर्म के इन पवित्र स्थलों को पवित्र करते थे, उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। और इसी का आश्वासन देने के लिए आज मुझे संभल आना पड़ा है। याद करना संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। और संभल के बारे में दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, योगी ये कहते हैं संभल तो आस्था का प्रतीक है और हमारी सरकार ने यह तय किया है, ये डबल इंजन सरकार ने यह तय किया है। 68 के 68 तीर्थों, 19 के 19 कूपों, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य डबल इंजन सरकार कराएगी। सुनिए क्या कह रही होगी। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। अब हमारी सरकार ने तय किया है 68 के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब ये डबल इंजन की सरकार उठाएगी। दर्शकों, सवाल यही है, ये प्राचीन मंदिर कुएं कैसे मिल रहे हैं? जब खुदाई हो रही है तो कहां से आ जा रहे हैं? वही तो योगी पूछ रहे हैं।
कि क्या प्रशासन ने रातों रात कोई मंदिर वहां जमीन के नीचे बनवा दिया? ये कुएं जो मिल रहे हैं, क्या रातों रात खोद करके और फिर से उसके ऊपर मिट्टी डाल के वहां पेड़ उगा दिए गए? ये सवाल हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन सवालों से बचते हैं, कहते हैं खोदने से क्या मिलेगा, उन्हें दिक्कत होती है, उनकी मुश्किलें बढ़ती हैं, उनके वोट बैंक पर खतरा मंडराता है। तो दर्शकों, ये एकदम सिंपल सी बात है। कोई छोटा बच्चा भी होगा जिसने अभी स्कूल में जाना शुरू किया है, उससे भी अगर आप पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा, कुछ तो गड़बड़ हुई थी। ऐसे ही नहीं कहीं की डेमोग्राफी बदल जाती है, ऐसे ही नहीं कोई वहां से इतना मजबूर हो जाता है, कोई जाकर के दिल्ली बस जाता है, कोई संभल से मुरादाबाद चला जाता है। और ये तो एक परिवार का किस्सा मैंने आपको बताया है दर्शकों, एक परिवार की कहानी है। पता नहीं ऐसे कितने परिवार हैं, और खासकर ये रस्तोगी परिवार, इनके साथ जो कुछ भी संभल में हुआ यही कारण था कि लोग वहां से चले गए। दर्शकों, ये क्यों हुआ? ऐसे क्या कारण थे? उस समय जो सरकारें थी वो क्या कर रही थी? योगी यही तो कहते हैं, आप लोग तमाशा देखते थे, कर्फ्यू लगते थे, शहरों में दंगे होते थे, आप तमाशा देखते थे। एक और सुनियोजित साजिश पिछले साल 24 नवंबर को संभल में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाबा का यमराज वहां पर मुस्तैद था। प्रशासन ने जिस तरीके से अपनी सूझबूझ से काम किया वो वाकई काबिले तारीफ था। अभी बरेली में कुछ दिनों पहले तांडव करने की कोशिश की गई थी। संभल से बरेली की दूरी ज्यादा नहीं है, पास ही में है। ये वही सारे के सारे आस्तीन के सांप हैं दर्शकों। इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें केवल यह दिखाना है कि हम कितनी बड़ी ताकत हैं। वो मौलाना भी भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, इसलिए यह कह रहा था कि आज मुसलमानों को ताकत दिखाने का समय आ गया है, उसके लिए चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों न लेनी पड़े। अब आप समझिए ये कैसे तर्क हैं, ये कैसे इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन लोग करते हैं। प्रशासन अगर वहां काम कर रहा है, जिस मस्जिद के सामने वहां दंगे कराने की कोशिश हुई थी, उन दंगों में जो पत्थर इस्तेमाल हुए, बाबा ने वहां उन्हीं पत्थरों से पुलिस की चौकी बनवा दी। वहां पर एटीएस को डिप्लॉयड किया गया, तो उससे दिक्कत हुई किसको? वहां के सांसद जी को। सांसद जी का लंबा इतिहास है। बताया जाता है कि जब पुलिस वहां उनके घर पर पहुंची तो पता चला कि बिजली की चोरी भी करते हैं। दर्शकों सोचिए, सांसद हैं, आरोप बिजली चोरी के लग रहे हैं। इन्हीं पर आरोप थे कि जो दंगे वहां भड़क रहे थे, इन्होंने ऐसा बयान दिया जिसकी वजह से वहां पर दंगे भड़के, क्योंकि ये विधायक थे, इनको पार्टी ने मौका दिया, ये सांसद बन गए, इनकी सीट पर बीजेपी जीत गई। ये समझिए आप, ये तांडव जो होता है ये कैसे होता है। समस्या इसी बात की है, जिस दिन लोग इतने जागरूक हो जाएंगे, इतने समझदार हो जाएंगे, तो फिर ऐसी घटना कोई नहीं घटित हो सकती। दर्शकों, जागरूक होना पड़ेगा। अपने आसपास के इलाकों में जाइए, देखिए कहां क्या हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो इस तरह के असामाजिक कृत्य करते हैं। वही तो योगी कहते हैं, ऐसे लोगों को ढूंढो, इन्हें पहचानो और उनसे पहले बताओ आप गलत कर रहे हो। नहीं वो मानते हैं, प्रशासन को बता दो, उनको ठोकने का काम प्रशासन खुद कर लेगा। संभल में यही हो रहा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।